हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अप्रोचेस टू साइकोलॉजी के बारे में। अप्रोचेस टू साइकोलॉजी में बहुत सारी हैं, जैसे कि न्यूरोबायोलॉजिकल, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, साइकोएनालिटिक और फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच। तो लेट्स गेट इनटू इट। न्यूरोबायोलॉजिकल में क्या होता है? Neurobiological actually है neurobiology is the study of nervous system and how the brain works। अगर हम न्यूरो वर्ड पे फोकस करते हैं तो नर्वस सिस्टम जो है वो कंपोज्ड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अदर देन दैट इज जब हमारे स्पाइनल कॉर्ड में से नर्व्स निकलती हैं और वो पूरे बॉडी में जाती हैं तो उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। न्यूरोबायोलॉजिस्ट का मानना ये है कि जितने भी बिहेवियर्स होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल या केमिकल एक्टिविटी हो रही होती है ब्रेन की, जिस जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा होता है उनके बिहेवियर को। शॉर्ट इनका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि ऑल द साइकोलॉजिकल इवेंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन सम मैनर बाय द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम। यानी जितने भी बिहेवियर इंसान के हैं उधर कहीं ना कहीं पीछे साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ यानी ब्रेन एक्टिविटी हो रही होती है। इवन जो स्टडीज़ की गई थी, जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जिसके अंदर डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट डीप डाउन इन द ब्रेन जो एरियाज़ थे, स्पेसिफिक एरियाज़, उनका का स्टिमुलेट किया जाता था थ्रू इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, तो वहाँ से एनिमल्स जो होते थे वो इमोशनल रिएक्शंस शो करते थे, जैसे कि फियर, रेज एक्सेट्रा। स्टिल न्यूरोबायोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ ब्रेन है और it's seldom to study, so there are tremendous gap in our knowledge due to seldom availability of the human brain. Then there is behavioral approach। behavioral approach को जो है वो इंट्रोड्यूस किया था जॉन बी वॉटसन ने। अब बिहेवियर क्या होता है? अगर बिहेवियर को रेफर किया जाए कि बिहेवियर जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनिज्म की जो कि ऑब्जर्वेबल हो, आप उनको देख सकते हो, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज बिहेवियर। नाउ व्हाट इज़ एक्चुअली दिस अप्रोच? बेसिकली बिहेवियर्स का जो फोकस होता है वो ये होता है कि किस तरह एक इन्वायरमेंट जो है और एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है वो अफेक्ट करता है इंडिविजुअल के मेंटल स्टेट को और उसकी डेवलपमेंट को, और किस तरह ये जो फैक्टर्स हैं ये एक इंडिविजुअल को ट्रेन करते हैं फॉर द बिहेवियर्स जो कि वो लेटर ऑन इन लाइफ एग्जिबिट करता है। बिहेवियरिज्म से पहले जो साइकोलॉजी थी वो डिफ़ाइन की जाती थी एज अ स्टडी ऑफ मेंटल एक्सपीरियंसेस, और इसका डेटा जो होता था वो लार्जली सेल्फ ऑब्जर्वेशन होता था इन अ फॉर्म ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। As introspection is composed of two words, that is intro within and spection looking, तो द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेसेस, यानी एक इंसान जब खुद के अपने मेंटल प्रोसेसेस, अपने आप को खुद जानने की कोशिश करता है, उसको इंट्रोस्पेक्शन कहा जाता है। इंट्रोस्पेक्शन के और भी बहुत से नाम हैं, जैसे कि सेल्फ एग्जामिनेशन, रिफ्लेक्शन, कंटेम्पलेशन, मेडिटेशन, सेल्फ सर्चिंग, सेल्फ ऑब्जर्वेशन वगैरह। उसके बाद है बिहेवियरिज्म में एसआर साइकोलॉजी। एसआर साइकोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड एज स्टिमुलस रिस्पॉन्स साइकोलॉजी, विच इज स्टिल इन्फ्लुएंशियल ड्यू टू द वर्क ऑफ द हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट पीएफ स्किनर। उन्होंने स्टडी किया स्टिमुलाई जो कि एलिसिट करती है बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस और वो रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स जो मेंटेन करती है इन रिस्पॉन्सेस को, और मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर मिलता है बाय चेंजिंग द पैटर्न्स ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई जो होता है वो इट कुड बी एनीथिंग और इवेंट जो कि वो करता है स्पेसिफिक रिएक्शन। अब यहाँ पे अगर कोई भी एग्जांपल ली जाए तो हम उसमें कोई भी एक अच्छी सी एग्जांपल ली जा सकती है इस चीज़ में, जैसे कि पेट्स को जिस तरह ट्रेन किया जाता है, टॉयलेट ट्रेनिंग की जाती है, तो वो बेसिकली ऐसा साइकोलॉजी से ही होती है।
अब है कॉग्निटिव अप्रोच। कॉग्निटिव अप्रोच से पहले हम कॉग्निशन पे फोकस करते हैं कि कॉग्निशन रिफर्स टू मेंटल प्रोसेसिंग ऑफ परसेप्शन, मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बाय विच इंडिविजुअल एक्वायर नॉलेज, सॉल्व्स प्रॉब्लम एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। कॉग्निटिव अप्रोच का जो मेन गोल होता है वो होता है टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट्स और डेवलप करें थ्योरी जो कि एक्सप्लेन करे कि मेंटल प्रोसेसेस जो हैं वो किस तरह होते हैं और किस तरह ऑर्गेनाइज की जाती है इंफॉर्मेशन और किस तरह वो फंक्शन किए जाते हैं। कहा 1943 में कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कैरी करते हैं अपने साथ एक स्मॉल स्केल मॉडल ऑफ एक्सटर्नल रियलिटी और उसके साथ साथ वो अपने पॉसिबल एक्शंस को रखते हैं अपने दिमाग में और हर ऑल्टरनेटिव जो है वो ट्राई आउट करते हैं और जो उनको बेस्ट लगता है वो लेटर ऑन इन फ्यूचर उसको इस्तेमाल करते हैं। वो पास्ट की नॉलेज जो है वो फ्यूचर के लिए और प्रेजेंट के लिए यूटिलाइज करते हैं ताकि वो हर तरह से उस रिएक्शन के थ्रू सेफर और मोर कॉम्पिटेंट मैनर के साथ अपनी इमरजेंसीज को टैकल कर सकें। In short, the notion of mental model of reality is central to the cognitive approach to psychology. Then there is psychoanalytic approach. Psychoanalytic approach जो है वो डेवलप किया था सिगमंड फ्रॉइड ने। ये जो था ये इवॉल्व हो रहा था यूरोप में एट द सेम टाइम जब बिहेवियरिज्म जो था वो यूएसए में इवॉल्व हो रहा था। ये अप्रोच जो है ये ज़्यादातर एक्सटेंसिव केस स्टडीज़ पे बेस करती है रादर देन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। फ्रॉइड ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस एंड सबकॉन्शियसनेस। Now the question is, what do consciousness, unconsciousness and subconsciousness mean? Consciousness is some with which you are aware of. Unconsciousness is something जिससे आप aware नहीं और subconsciousness ये है कि for the time being आप उससे aware नहीं होते मगर अगर आप उसको याद करें तो आपको याद आ जाती है। Like for example अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड का नंबर या इस तरह से किसी का एड्रेस वगैरह फॉर द टाइम बिंग आपको इमीडिएटली वो याद नहीं आता मगर आप अगर सोचो तो आपको वो याद आ जाता है। जैसे एग्ज़ाम्स में होता है कि फॉर द टाइम बिंग आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता और अचानक से क्लिक करता है वो और आपको याद आ जाता है। असम्पशंस क्या थी फ्रॉइड की थ्योरी की? फ्रॉइड ने कहा था कि जो ज़्यादातर हमारे बिहेवियर्स जो होते हैं वो स्टेम करते हैं अनकॉन्शियसनेस से जिसके अंदर इंक्लूडेड है थॉट्स, फियर्स, विशेस जिससे पर्सन अवेयर नहीं होता बट स्टिल वो कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। फ्रॉइड ने एक कॉन्सेप्ट इनेट इंस्टिंक्ट का भी दिया कि इनेट बिहेवियर वो होता है जो कि इनहेरिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और वो एक बहुत पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है जिसके साथ आप बॉर्न होते हो। लाइक फॉर एग्जांपल बर्ड्स जो हैं वो बिल्ड करती हैं नेस्ट वगैरह, एनिमल्स जो हैं वो फाइट करते हैं, स्पाइडर जो है वो वेब बनाती है, डकलिंग्स जो होते हैं वो जब अंडे में से निकलते हैं तो वो फ़ौरन अपनी मामा के पीछे पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ इन इंस्टेंट। आपको बताया नहीं जाता कि भाई आपने लाइन में चलना है पीछे या आपने वेब बनाना है या आपने नेस्ट बनाना है या आपने लड़ाई करनी है। those are just instant and you do that at the time of need thing। और जिस तरह से इंस्टेंट्स जैसे कि फाइटिंग और इस तरह के होते हैं तो वो जो है वो सोसाइटी और कल्चर जो है आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको शेप करते हैं अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। तो उस सोसाइटी में वो इम्पल्सेस जो होते हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं आपके पेरेंट्स के या सोसाइटी के, आप उनको सप्रेस कर देते हो और वो सप्रेस्ड इम्पल्सेस जो होती हैं वो एक्सप्रेशन लेती हैं आपके ड्रीम्स में, स्लिप ऑफ टंग में जो अक्सर हम अटक जाते हैं कुछ बोलना या कुछ और बोल देते हैं, मैनरिज्म में या सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस में। अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा रिप्रेस करते हो तो वो मेंटल इलनेस के सिम्टम्स देती है। इसके साथ साथ या फिर आप उनको थ्रू अ डिफेंस मैकेनिज़्म आप उनको एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स में ले जाते हो जैसे कि लिटरेरी हो गया, आर्टिस्टिक एक्टिविटी हो गया। अब जैसे गालिब की एग्जांपल ली जाए तो गालिब जो है वो रोमांटिक शेरो शायरी करता था तो वो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप किसी की जुल्फ़ों के बारे में बात करें या स्टफ लाइक दैट मगर थ्रू पोइट्री उसने उस चीज़ को इन एन एक्सेप्टेबल मैनर बोल दिया।
एक्सप्रेस कर दिया, तो ये वो एक्सेप्टेबल मैनर है जो सोसाइटी भी एक्सेप्ट करती है। सिमिलरली कुछ आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपनी ड्राइंग्स के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो ये भी इसी में आता है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, आवर एक्शंस हैव अ कॉज। हमारा जो भी एक्शन होता है उसका कोई ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से हम वो एक्ट करते हैं। फ्रॉइड ने कहा कि ह्यूमन नेचर जो है वो इसेंशियली नेगेटिव है, क्योंकि वो जो है वो ड्रिवन होते हैं अपने बेसिस इंस्टेंस से, दैट इज सेक्स एंड। जिसकी वजह से फ्रॉइड जो था वो पेसिमिस्टिक था कि लोग जो हैं वो कभी भी पीसफुली इस दुनिया में रह सकते हैं, बिकॉज एग्रेशन जो है वो उनका बेसिक इंस्टेंट है। अब अगर हम बात करें फ्रॉइड्स की थ्योरीज़ के बारे में, जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट का व्यू है वो ये है कि वो इस बात को रिजेक्ट करते हैं कि जो बिहेवियर है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है अनकॉन्शियस पे, बल्कि वो ये कहते हैं कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो फुली अवेयर नहीं होते अपनी कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी के, तो वो प्रेफर करते हैं कि वो डिग्रीज ऑफ अवेयरनेस को देखें रादर देन द शार्प डिस्टिंक्शंस। बात है फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच, जिसे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी कहा जाता है। फिनोमिनोलॉजी जो है वो मैनुअल कैंट ने आइडेंटिफाई किया था, और साइकोलॉजी में जो फाउंडर हैं वो हैं एडमंड। फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच जो है वो फोकस करती हैं ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। इंडिविजुअल फिनोमिनोलॉजी को अगर हम डिफाइन करें तो वो ये है कि पर्सन का व्यू वर्ल्ड के बारे में और वो किस तरह इवेंट्स को इंटरप्रेट करता है। ये अप्रोच जो है वो अंडरस्टैंड करती है इवेंट्स और फिनोमिनास को जिस तरह इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है, बगैर किसी इम्पोजिंग ऑफ थ्योरीज एंड कंसेप्शंस। अगर हम एग्जांपल लें, दो लोग जो हैं वो एक सिचुएशन को कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल दो लड़कियां हैं, एक लड़की जो है दोनों को स्पीच देनी है, एक लड़की जो है वो कॉन्फिडेंट है कि हाँ आज मेरा दिन है कि मैं अपने आप को मनवा सकती हूँ। सेम टाइम दूसरी लड़की जो है स्पीच के लिए वो थोड़ी सी नर्वस है, शाय है, क्राउड को फेस नहीं कर सकती, क्या अगर मुझसे गलती हुई तो क्या होगा एंड ऑल दैट। तो यानी सिचुएशन सेम है, मगर जो जिस तरह उसको परसीव किया जा रहा है उसको बहुत डिफरेंट है। फिनोमिनोलॉजिस्ट जो हैं वो रिजेक्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ साइको एनालिसिस जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, और बिहेवियरिज्म जो जेबी वॉटसन ने दिया था, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि हम किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के ऊपर एक्ट नहीं करते, बल्कि हम वो एक्टर्स हैं जो कि कैपेबल होते हैं कंट्रोलिंग देयर ओन डेस्टिनी, और वो फ्री होते हैं अपनी चॉइसेस बनाने के लिए। कुछ थ्योरीज जो हैं वो उन्हें ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज कहा जाता है, क्योंकि उनका जो एम्फेसिस होता है वो उन क्वालिटीज़ पे होता है जो कि डिस्टिंग्विश करता है ह्यूमंस को एनिमल्स से। इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है, टेंडेंसी टू डेवलप पोटेंशियल्स टू द फुलेस्ट एंड गो बियॉन्ड वेयर वी आर नाउ। ह्यूमनिस्ट जो हैं वो रिजेक्ट करते हैं साइंटिफिक साइकोलॉजी को, बिकॉज अकॉर्डिंग टू it contributes nothing worthwhile for understanding the human nature. Or lastly, what is the difference between cognitive and phenomenological approach? तो एक्चुअली कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो फोकस करते हैं कि इंडिविजुअल किसी भी इवेंट को कैसे परसीव कर रहा है, कोड कर रहा है, उसे किस तरह कैटेगराइज कर रहा है, और उसे रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी में। ये उन वेरिएबल्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं परसेप्शन को, मेमोरी को। इसके साथ साथ ये बताते हैं कि हाउ अ माइंड वर्क्स, और वो उसके थ्रू प्रेडिक्ट करते हैं बिहेवियर और एक डेवलप करते हैं थ्योरी। वेयर एज फिनोमिनोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो कंसर्न होते हैं विद अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स इनर लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस, और वो जो होते हैं वो डेवलपिंग थ्योरीज और प्रेडिक्टिंग बिहेवियर की तरफ नहीं जाते। फिनोमिनोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, अगर उनकी एग्जांपल दी जाए वो किन एरियाज़ पे वर्क करते हैं, तो वो सेल्फ स्टीम है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, और सेल्फ अवेयरनेस।
तो ये था आज का टॉपिक अप्रोचेस टू साइकोलॉजी, जो कि मैंने कोशिश किया जितना अच्छा हो सके समझाऊं। अगर आपको अच्छा लगा टू लाइक कमेंट, और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो टू कमेंट।